टाइम ऑफ जीरो हावर इन पार्लियामेंट इज लगभग, अब देखिए 11 से 12 राज्यसभा में होता है और 12 से 1 लोकसभा में होता है। ठीक, जीरो हावर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ प्रोसीजर। इट बिगन एज ए कन्वेंशन इन 1960s। ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकसभा 12 से 1 आफ्टर क्वेश्चन हावर के बाद, और राज्यसभा में 11 से 12 सिंस 2014, मतलब 2014 से हो रहा है ऐसे। Parliament and international treaties, Article 253 can legislate even on state list without state consent. Residuary power, Article 248, Parliament only for matters not in any list. किसी भी लिस्ट में नहीं है तो पार्लियामेंट उसको देख सकता है, मतलब उस पर लॉज बना सकता है आर्टिकल 248 के थ्रू। लैंग्वेज ऑफ डिबेट, आर्टिकल 120, मतलब स्पीकर चेयरमैन अलाउ कर सकते हैं मेंबर को अपनी बात उसके मदर टंग में बोलने के लिए। यील्डिंग द फ्लोर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मेंबर्स गिव्स वे फॉर अनदर टू स्पीक अंडर स्पीकर्स डिस्क्रिशन। जीरो हावर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, 12 से 1 लोकसभा, 11 से 12 राज्यसभा। नॉट कोडिफाइड, इंडियन इनोवेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है। जीरो हावर इज यूज टू रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल प्रोसीजर बट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड फॉलोड। जीरो हावर इन इंडियन पार्लियामेंट मीन्स फर्स्ट हावर ऑफ सेशन नहीं। टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन हावर, जीरो हावर इज द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हावर। क्वेश्चन हावर के डायरेक्टली बाद क्या होता है, जीरो हावर आता है। टिपिकली फ्रॉम 12 PM to 1 PM इन लोकसभा। इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक बट इट इज ए कन्वेंशन। व्हेन फर्स्ट हावर ऑफ द सेशन, उसे क्वेश्चन हावर कहते हैं। फर्स्ट हावर ऑफ द सेशन क्वेश्चन हावर होता है। व्हेन प्रिविलेज मोशंस आर एक्सेप्टेड, नहीं, हावर बिफोर क्वेश्चन हावर, ये राज्यसभा। इन राज्यसभा जीरो हावर प्रीसीड्स क्वेश्चन हावर, मतलब राज्यसभा में जीरो हावर होता है, उसके बाद फिर कौन सा हावर होता है, क्वेश्चन हावर होता है। बट द ऑफिशियल डेफिनेशन रिलेट टू पोस्ट क्वेश्चन हावर इन लोकसभा, लेकिन ऑफिशियली ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चन हावर के बाद आए वही जीरो हावर होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, पहले जीरो हावर होता है, उसके बाद क्वेश्चन हावर होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन हावर जो है 11 से 12 के बीच में लोकसभा में होता है और 1 से 2 के बीच में राज्यसभा में होता है। और वहीं मान लीजिए जीरो हावर की बात करें तो 12 से 1 के बीच में लोकसभा में और 11 से 12 के बीच में राज्यसभा में। जीरो हावर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री? जीरो हावर इज यूनिकली इंडियन इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s. नो अदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग UK and US has this concept. Maximum time limit of zero hour in Lok Sabha is 1 hour. Zero hour lasts from 14 PM to 1 PM in Lok Sabha. It is used to raise urgent matters without prior notice. Zero hour in political jargons refers to answer session. Though it comes after question hour, it is not a formal question answer session. However, the issues raised require answers from ministers, which makes it function like an informal question answer forum. मतलब जीरो हावर को हम लोग आंसर सेशन के रूप में भी मानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हावर के बाद आता है, तो इस वजह से। एडजर्नमेंट रिफर्स टू स्टॉपिंग बिजनेस, या स्पीकर करते हैं। सस्पेंडेड मोशन इज नहीं। इन विच स्टेज डज जनरल डिस्कशन ऑफ बिल टेक प्लेस इन लोकसभा? ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में जो होता है जनरल डिस्कशन बिल का होता है लोकसभा में। पहला बिलिंग तो मान लीजिए पेश किया गया, दूसरे पे डिस्कशन चालू होता है। पहला रीडिंग इंट्रोडक्शन, नो डिस्कशन। सेकेंड रीडिंग जनरल डिस्कशन और क्लास बाय क्लास स्क्रूटनी कैन इन्वॉल्व कमिटी। मतलब पहले रीडिंग में इंट्रोडक्शन है, बस बोल दिया गया, बता दिया गया।
कोई डिस्कशन नहीं होता। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है, मतलब बातचीत होती है, और क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी होता है कि इस क्लॉज में ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है। उसमें कमेटी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, कैन इन्वॉल्व कमेटी। थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल होता है, सिर्फ फॉर्मल डिबेट होता है। सेकेंड रीडिंग में ही जो मामला बनना होता है क्लॉज बाय क्लॉज, उसको अमेंडमेंट करके अपना मतलब सेटवेट करके सही कर दिया जाता है। लेकिन जो है थर्ड रीडिंग फॉर्मल रीडिंग के लिए किया जा सकता है, सिर्फ डिबेट हो सकता है, फॉर्मल डिबेट और कुछ नहीं। सो जनरल डिस्कशन इज सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग स्टेज 1 है। Joint sitting of both houses passes a bill by simple majority of members present and voting. Joint sitting of both houses passes a bill by अच्छा, अगर joint sitting बुलाई गई है, ऑर्डिनरी बिल पे बुलाया जाता है, तो वो किसी सिंपल मेजोरिटी से ही, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है मेंबर, और उनकी वोटिंग से, ठीक। According to Article 108(4), a bill in joint sitting is passed by simple majority of members present and voting, does not require special majority, ठीक है। These apply the constitutional amendment to constitutional amendment, राज्यसभा रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। अरे ACD ऑप्शन तो बता दे भाई। What if लोकसभा is dissolved after प्रेसिडेंट समन से जॉइंट सिटिंग? तो जॉइंट सिटिंग विल बी हेल्ड इन शेड्यूल टाइम। मतलब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा जॉइंट सिटिंग का? जॉइंट सिटिंग होगा शेड्यूल टाइम पे ही। इफ द प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सिटिंग बिफोर लोकसभा इज डिसॉल्व, देन द सिटिंग विल प्रोसीड एज शेड्यूल। इफ द बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड बिफोर समनिंग, देन नो जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने सम्मन कर दी, मतलब अगर सम्मन दे दिया है कि अब बुलावा हो गया है, तो सीटिंग होगी। इफ द प्रेसिडेंट समन द जॉइंट सीटिंग बिफोर लोकसभा इज डिसॉल्व, अगर मतलब लोकसभा को समाप्त करने से पहले, लोकसभा को भंग करने से पहले बुला लिया गया जॉइंट सीटिंग, तो जो सीटिंग होगी वो शेड्यूल समय पे होगी। लेकिन इफ़ द बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड बिफोर समनिंग, लेकिन अगर बिल जो है गिर गया है, हाँ मतलब बुलाने से पहले, तो कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है। बिल डज नॉट लैप्स इफ समन ऑलरेडी इश्यूड, अगर समन बुला लिया गया है तो बिल जो है लैप्स नहीं होगा। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर अप्लाइज ओनली टू ऑर्डिनरी बिल, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पे लागू होता है ये। लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डू नॉट गो फॉर जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल जॉइंट सिटिंग के लिए नहीं जाती है जी। अब देखिए जॉइंट सिटिंग 108, 107 इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ बिल, 253 इंटरनेशनल ट्रीटीज, 102 अपना मदर टंग वाला लैंग्वेज। स्टेज पहला क्या होता है? स्टेज ऑफ बिल इन पार्लियामेंट 3 रीडिंग्स में होता है। पहला इंट्रोडक्शन, नो डिस्कशन। सेकेंड वाले में जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज, क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग, हर एक क्लॉज पे वोटिंग होता है। थर्ड डिस्कशन एंड फाइनल फॉर्म एंड पासिंग, सिर्फ फॉर्मल डिबेट होता है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर अप्लाइज टू ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डू नॉट गो फॉर जॉइंट सिटिंग। 0 हावर ओरिजिन इंडिया में 1960s में। टाइमिंग लोकसभा में 12 से 1 PM, राज्यसभा में 11 से 12 PM। लीगल स्टेटस नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स। पर्पज क्या होता है? रेज अर्जेंट मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, बिना प्रायर नोटिस दिए अर्जेंट मैटर को उठाना। Which statement is are correct regarding joint sitting? आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर 108 प्रोवाइड करता है स्पीकर प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, सही है। आर्टिकल 108 प्रोवाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व ए लेजिस्लेटिव डेडलॉक। आर्टिकल 109 रिलेट टू मनी बिल्स वेयर ओनली लोकसभा हैज फाइनल से एंड नो जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड। जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा।
प्रेसिडेंट बुलाते हैं, सम्मन करते हैं। आर्टिकल 118(4) गवर्न्स प्रोसीजरल रूल्स ऑफ जॉइंट सिटिंग। इफ स्पीकर इज एब्सेंट, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, वो डिप्टी स्पीकर वो अगर नहीं है प्रेजेंट तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वो भी नहीं है तो एनी पर्सन इलेक्टेड बाय मेंबर्स प्रेजेंट। हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। As per Article 118(4) in a joint sitting under Article 108, the Speaker of Lok Sabha presides. अगर वो absent रहते हैं तो डिप्टी स्पीकर जी। प्रेसिडेंट summons द जॉइंट सिटिंग, बुलाते हैं, बट डज नॉट प्रिसाइड। PM heads the government, not the parliament. राज्यसभा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओनली इन राज्यसभा। Who presides over joint sitting in both houses? Speaker. Article 118(4) Who presides over joint sitting in Lok Sabha and Rajya Sabha? Speaker. This is a rephrased version. अच्छा. Purpose is to ensure concept retention from Article 108 and Article 118(4. ये बताता है कि 118(4) बताता है कि स्पीकर जी जो करेंगे वो प्रिसाइड करेंगे, और 108 बताता है कि जॉइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल पे बुलाई जा सकती प्रेसिडेंट द्वारा। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर। प्रेसिडेंट समन्स बट नेवर प्रिसाइड। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा ओनली। CJI हेड ऑफ जुडिशरी, कोई वो नहीं है लेजिस्लेचर प्रोसीजर में। हु इज अथोराइज टू प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 118(4) और 108 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जॉइंट सिटिंग इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108। सही है। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग वाज हेल्ड इन 1961। अरे रे रे किसके लिए? पोस्ट ऐसे ही कोई डाउरी, अच्छा हाँ डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए। सेकेंड वाज फॉर बैंकिंग सर्विसिंग कमीशन बिल रिपेल, बिल्कुल सही है, सारा सही। ठीक। द आर्टिकल 108 डील्स विथ लेजिस्लेटिव डेडलॉक एंड जॉइंट सिटिंग। द डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 लेड द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग। द सेकेंड जॉइंट सिटिंग वाज बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल 1978। थर्ड वाला 2003 में हुआ था, जब वो पोटा मतलब टेररिज्म बिल वाला मामला था। फुल लिस्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग इन इंडिया, तो 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल पे हुआ था 1961 में। फिर 1978 में 17 साल बाद क्या हुआ? बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल। फिर 2002 में क्या हुआ? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल फूटा, ये मामला आया। 3 बार हुआ है 1961 में जॉइंट सिटिंग, और फिर 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल पोटा। जॉइंट सिटिंग प्रिसाइडेड बाय 108 में बुलाया जाता है। प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा 118(4) when allowed ordinary bills only, not applicable to money bills, constitutional amendment bills, summoned by President of India. Voting type simple majority of members present and voting. दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से। The provision of a joint sitting in both houses of parliament is mentioned under Article 108 of the Constitution. India provides a joint sitting of both houses of parliament to resolve legislative deadlock for ordinary bills. Article 100 में क्या कहा गया है? वोटिंग इन हाउसेज एंड कोरम 1/10 रहना चाहिए कोरम में। आर्टिकल 108 करेक्ट। 110 defines money bill. Joint sitting is called by the president and presided over by speaker of Lok Sabha. Joint session is concerned with to pass to resolve disagreement over an ordinary bill. Only ordinary bill in Article 108 go for joint sitting. President, vice president election are held via electoral colleges, not through joint sitting. Constitutional amendment bills must be passed separately by both houses under Article 368. Constitutional amendment bill जो है both houses Article 368 के थ्रू वो होना चाहिए। राज्यसभा 66 और प्रेसिडेंट 54।
आर्टिकल 368 disallows joint sitting. ये 66 वाइस प्रेसिडेंट सॉरी. First joint sitting of Parliament was held for dowry abolition bill 1961. सेकेंड वाला 1968 में हुआ था बैंकिंग सर्विसेज को लेकर. 2002 में पोटा को लेकर हुआ था. ठीक. डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 was the first instance of joint sitting. 1961 डाउरी बिल प्रोहिबिशन बिल. 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल 1978. 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा. Which of the following statement is true about joint sitting? Joint sitting applies to all types of bills. नहीं ऑर्डिनरी बिल्स पे. डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कांट प्रिसाइड. मतलब प्रिसाइड कर सकते हैं अगर स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर के बाद मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ना हो तब ये प्रिसाइड कर सकते हैं. ठीक. डिप्टी चेयरमैन. उसके बाद भी जो मेंबर्स चूज़ करेंगे ये भी ना हो, डिप्टी चेयरमैन भी ना हो, तो जिसको भी चूज़ करेंगे उसको जो है करना पड़ेगा. ठीक. कोरम इज़ 1/6 ऑफ टोटल 1/10 होता है. ज्वाइंट सीटिंग अप्लाइज ओनली टू ऑर्डिनरी बिल्स नॉट टू मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल 117. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368. Deputy chairman of Rajya Sabha can preside if speaker and deputy speaker are absent. ठीक. Quorum is 1/10 not 1/6 as per rules of procedure. Joint sitting occurs in case of deadlock during passage of ordinary bills. Money bills पे नहीं, constitutional bill पे नहीं. Ordinary bill are subject to joint sitting when one house reject the bill. मोर देन कब मतलब वो हो सकता है जब एक हाउस बिल को रिजेक्ट कर दे रहा है. मोर देन 6 months लैप्स विदाउट एग्रीमेंट. मतलब 6 महीने बीत गए बिना एग्रीमेंट के. डिसएग्रीमेंट्स ओवर अमेंडमेंट्स. डिसएग्रीमेंट हो रहा है अमेंडमेंट्स पे. मनी बिल पे क्या मामला है. राज्यसभा हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर एंड मस्ट रिटर्न विद इन 14 days. आर्टिकल 110. Constitutional amendment bill must be passed separately by both houses. Article 368. No joint sitting allowed. Why no joint sitting for constitutional amendment? Amendment affects basic structure, require strict federal approval. Amendments affect basic structure, require strict federal approval. Amendment affect basic structure, require strict federal approval. Hence, equal say of both houses is mandatory. This safeguard is bicameral balance. This safeguard is bicameral balance. अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल जॉइंट सीटिंग अलाउ मतलब क्या कौन सा बिल अलाउ है. ऑर्डिनरी बिल यस. आर्टिकल 108. मनी बिल नो. आर्टिकल 110. फाइनेंशियल बिल नो. आर्टिकल 117. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लेकिन गूगल पे दिखा रहा है कि फाइनेंशियल बिल जॉइंट सीटिंग के लिए अलाउड है. देख लिया जाए एक बार. जॉइंट सीटिंग फॉर विच बिल्स. ऑर्डिनरी एंड फाइनेंस बिल्स but not for money and constitutional bill. Finance bill, these are bills related to finance affairs of the if a bill is passed by one house but rejected and amended ये तो दिखा रहा है
फाइनेंस बिल joint sitting. In India, a joint sitting of parliament can be convened to resolve disagreement over a finance bill, but not a money bill, where the Lok Sabha has final say. Finance bill deal with financial matters like taxation, expenditure and borrowing. और मनी बिल देखिए, फाइनेंस बिल और मनी बिल में अंतर क्या है? फाइनेंस बिल डील करता है फाइनेंशियल मैटर्स जैसे टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और बारोइंग को लेकर। मनी बिल मैटर रिलेटेड डील्स विद मैटर रिलेटेड टू टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बारोइंग एंड इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। Joint sitting, if there is a disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha over a finance bill, the president can summon a joint sitting. फाइनेंस बिल पे भी हो सकता है, नो नहीं है, ये यस है, समझिए। अरे यस, ठीक। देयर इज नो प्रोविजन फॉर मनी बिल, ठीक है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नो। सॉरी, ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया। गूगल मतलब बहुत वो है, कहीं कहीं लिखा है कि फाइनेंशियल बिल के लिए नहीं लाया जा सकता, कहीं कहीं वो है, इसको नहीं ही मान के चला जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या हाँ के मान के चला, जब क्वेश्चन आएगा देखा जाएगा। वाई नो जॉइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अमेंडमेंट्स अफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर, रिक्वायर स्ट्रिक्ट फेडरल अप्रूवल, हेंस इक्वल से टू बोथ हाउसेज इज मैंडेटरी। दिस सेफगार्ड्स द बाइकैमरल बैलेंस। Article 108 joint sitting for ordinary bills. Speaker preside under Article 118 for only 3 joint sitting. 1961 में दावरी वाले केस पे, 1978 में बैंक वाले केस पे, 2002 में टेररिज्म वाले केस पे। बिल्स एक्सक्लूडेड, कौन सा बिल जॉइंट सीटिंग के लिए से बाहर है? मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल ही वो हो सकता है। कोरम इन जॉइंट सीटिंग 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। Joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha can take place to resolve deadlock over ordinary bill. Under Article 108, a joint sitting is summoned only for ordinary bill, to resolve deadlock between both houses. ठीक। Article 108, a joint sitting summoned only for ordinary bills to resolve a deadlock between both houses. Ordinary legislation deadlock is resolved via joint sitting. Article 108, money bill can't be rejected by राज्य सभा। देखिए, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड रिटर्न द बिल इन 14 days. Article 110. Constitutional amendment bill, there must be passed separately by both houses with special majority, no joint sitting. Article 368. Appropriation bill, it's type of money bill and hence follows same rule as money bills. ये भी लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। ग्रांट इन एड भी यही लोकसभा में। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इज हेल्ड इन कनेक्शन विद ऑर्डिनरी बिल एज ए जॉइंट सिटिंग्स अप्लाई ओनली टू ऑर्डिनरी बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नो। आर्टिकल 368 पास्ड सेपरेटली। मनी बिल, राज्यसभा हैज एडवाइजरी पावर ओनली। ऑर्डिनरी बिल सही है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नो, कंडक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज नॉट पार्लियामेंट सिटिंग। अच्छा, देखिए, सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं, और सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। तो जो मनी बिल नहीं हैं, जो मनी बिल फाइनेंस बिल नहीं है, वो जो है उनके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन जो मनी बिल हैं, जो फाइनेंस बिल मनी बिल हैं, उनके लिए नहीं बुलाई जा सकती। इतना कन्फ्यूजन है, क्या बताया जाए। A legislative bill may be introduced in either house of parliament. A legislative bill, ordinary or constitutional amendment, can be introduced in either house except money bill only in Lok Sabha. All India services creation only in Rajya Sabha. Article 312 और 249। अगर नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात आ गई तो आर्टिकल 249 के तहत स्टेट लिस्ट भी, ठीक, और कई चीज़ें और भी हैं। जैसे इम्पीचमेंट हुआ तो किसी भी हाउस में हो सकता है 2/3 मेजोरिटी से प्रेसिडेंट का, ठीक, या सुप्रीम कोर्ट या कैग का, जज का,
और राज्यसभा के मतलब चेयरमैन को हटाना है, तब स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो आएगा राज्यसभा में, फिर वो लोकसभा से फिर प्रेसिडेंट मामला तय करेंगे। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। नहीं, मतलब ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 107(3) बताता है ए बिल डज नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन। ठीक, इफ ए बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा, इफ ए बिल इज पेंडिंग अगर मतलब प्रोरोगेशन हो गया, राष्ट्रपति ने कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगला सत्र तो बैठेगा ही ना बैठेगा, डिजॉल्व तो हुआ नहीं है, तो जब अगला सत्र बैठेगा तो मामला बनेगा। इफ़ ए बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय लोकसभा इट डज नॉट लैप्स ऑन। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है बिल और जो है जो लोकसभा भंग हो गई, तब भी वो बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोहिबिट टैक्सेस विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ? विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोहिबिट्स टैक्सेस विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ? आर्टिकल 265। No tax shall be levied or collected except by authority of law. This ensures legal sanction and parliamentary control over taxation. Article 266 क्या? Consolidated and Public Account Fund. 300 Government as legal entity. 368 Constitutional Amendment process. Which statement a bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation? नहीं, जब तक वो अब देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो जो बिल पेंडिंग होते हैं लोकसभा में, या जो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेंडिंग होते हैं पास होने के लिए, वो सब क्या हो जाते हैं, वो मतलब लैप्स हो जाते हैं, या यही माना जाता है कि सरकार उसको री इंट्रोड्यूस करेगी अगर उसका मन किया तो। The dissolution of Lok Sabha leads to lapse of pending bills, motion, resolution and other pending business before the House or its committees. ठीक है, अब देखिए कौन कौन से वो नहीं होते हैं, बिल्स पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, दोज बिल्स डू नॉट लैप्स। बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग प्रेसिडेंशियल एसेंस, ये भी बिल लैप्स नहीं होंगे। बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, ये भी लैप्स नहीं होंगे। पेंडिंग एश्योरेंस टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमेटी एंड गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये भी क्या होंगे, ये भी लैप्स नहीं होंगे। ठीक है, if a bill lapses it needs to be reintroduced in next session of parliament and all the necessary steps for its passage must be repeated. अब एग्जाम्पल देख लिया जाए लेफ्ट बिल का। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ 16th लोकसभा सेवरल बिल्स लैप्स्ड इंक्लूडिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018, आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2019 एंड ट्रिपल तलाक बिल्स ऑफ 2017 एंड 2018। ठीक है, who has the right to issue money from consolidated fund of India? ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल। आर्टिकल 266 नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मनी इज अप्रोप्रिएटेड वाया अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है आर्टिकल 114 के तहत। ठीक, तो उसके बाद द फाइनेंस और मतलब अप्रोप्रिएशन बिल के ही द्वारा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर कैग या अदर मिनिस्टर डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी।
रेवेन्यूज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा रेवेन्यू जो यूनियन गवर्नमेंट से वो होता है वो कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। Article 266 all taxes, revenues, loans, repayments, etc. go to consolidated fund of India. Its main account of government of India. कंटिजेंसी आर्टिकल 266 के तहत कंटिजेंसी फंड टू आर्टिकल 267 है पब्लिक अकाउंट फॉर रिसिप्ट लाइक पीएफ, स्मॉल सेविंग्स एक्सेट्रा, वो पब्लिक अकाउंट होता है। डिपॉजिट एंड एडवांसेस फंड, ये कुछ फंड नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट हुआ, इसमें पीएफ हुआ, सेविंग हुआ, ये सब जाता है, ठीक। कंटिजेंसी फंड फॉर इमरजेंसी एक्सपेंसेस, ये प्रेसिडेंट इसको अलाउ करते हैं। और कंसोलिडेटेड फंड एज पर आर्टिकल 266 ऑल टैक्स रेवेन्यूज, लोन्स, रिपेमेंट्स एक्सेट्रा गो टू कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 107 लैप्सिंग ऑफ बिल्स, ठीक। आर्टिकल 107 लैप्सिंग ऑफ बिल, मतलब जैसे मान लीजिए राज्यसभा में है कोई बिल, राज्यसभा वो करके और राज्यसभा पास कर दिया और लोकसभा वो हो गया तो लैप्स नहीं करेगा बिल। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो गया, पास भी हो गया लोकसभा से और वो राज्यसभा में चला गया तो वो बिल क्या हो जाएगा? सब भंग हो जाएगा, फिर से रिप्रोसेस करना पड़ेगा। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। आर्टिकल 265 नो टैक्स विदाउट लॉ, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक अकाउंट। अप्रोप्रिएशन बिल या ग्रांट इनसे ही निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड से। कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड है, प्रेसिडेंट वो रखते हैं, मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द अथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एज पर आर्टिकल 114 of the Indian Constitution, no money can be withdrawn from consolidated fund of India without authorization by Parliament through an appropriation bill। बिना appropriation bill के पार्लियामेंट के अथोराइजेशन से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक पैसा नहीं निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट डायरेक्टली अथोराइज विड्रॉल, द एक्सिक्यूटिव इनिशिएट्स इट बट पार्लियामेंट ग्रांट्स अप्रूवल। मतलब सरकार अथोराइज करेगी तभी विड्रॉ हो सकता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंड वाया बजटरी प्रोसेसेस के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम इज द हेड ऑफ एक्सिक्यूटिव बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली empowered टू परमिट विड्रॉज। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट बट अप्रूवल मस्ट कम फ्रॉम पार्लियामेंट। Which one of the following is not a mandatory expenditure charged on the consolidated fund of India? कौन सा मैंडेटरी एक्सपेंडिचर नहीं है? सैलरी एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी वो नहीं है। आर्टिकल 112 and 266 enumerate charged expenditures. These are non-votable expenses not subject to vote on of parliament. Salary of chief election commissioners is charged, but pension of election commissioner or staff members are not clearly listed on the charged category. Debt charges correct. Charged include interest, redemption of loans etc. Mandatorily charged. Salary and pension of मतलब EC members, ये जो पेंशन है वो तो चार्ज्ड है, अरे सॉरी, सैलरी तो वो है, पेंशन नहीं है। सैलरीज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर चार्ज्ड बट पेंशन एंड स्टाफ सैलरीज आर नॉट ऑटोमेटिकली चार्ज अनलेस स्टेटेड। पेंशन पेएबल टू हाई कोर्ट जजेस करेक्ट है। मेंशन इन द आर्टिकल 112 एंड फाइनेंस एक्ट मैंडेटरली चार्ज।
Allowance to the deputy chairman of Rajya Sabha charged included in charged expenditure per constitutional practices. एक्सपेंडिचर चार्ज्ड मतलब ये जो है ये देना ही देना है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। मैंडेटरी देख लिया जाता है। मैंडेटरी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन consolidated fund of India. Expenditure charge on the consolidated fund of India are non-votable, meaning they are automatically approved. अच्छा, मतलब जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है, मतलब उसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है। मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बजट इज पास, मतलब इसको देना ही देना है भले ही बजट पास हो या हुआ हो ना या ना हुआ हो। एंड इंक्लूड लाइक मतलब ये क्या इंक्लूड होता है? प्रेसिडेंट का एमोलमेंट, सैलरी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। Chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and the speaker and deputy speaker of Lok Sabha, salary and allowances. ये सब क्या होता है? मैंडेटरी, मतलब बिना वोट के भी मामला हम लोग का चलता रहता है। सैलरी का तो चार्ज है इलेक्शन कमिश्नर्स के, लेकिन पेंशन का चार्ज नहीं है। Which one of the following expenditure is not charged on the consolidated fund of India? Which one of the following expenditure is not charged? Salary and allowances of the Vice President of India. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चार्ज है, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में इनको सैलरी मिलती है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको नहीं पैसा मिलता है, इनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में पैसा मिलता है। आर्टिकल 112 वाइस प्रेसिडेंट सैलरी एज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट चार्ज। हाउएवर व्हेन एक्टिंग एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट सैलरी कंपोनेंट इज चार्ज्ड। उनको सैलरी मतलब उनके उस पर मिलती है, मतलब कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा की, इस वजह से मिलती है। प्रेसिडेंट सैलरी चार्ज अंडर 112, वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नॉट चार्ज एट प्रेसिडेंट। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज, स्पीकर ऑफ लोकसभा चार्ज। Which one of the following expenditure is not charged in the consolidated fund of India? Salary and allowances of Prime Minister of India. Prime Minister is part of Council of Ministers and their salaries are votable expenditure. इनको वोटेबल एक्सपेंडिचर है, मैंडेटरी चार्ज नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चार्ज अंडर आर्टिकल 112 कैग, ये भी चार्ज है। प्राइम मिनिस्टर नॉट चार्जेबल। सैलरी कवर्ड अंडर वोटेबल एक्सपेंडिचर। यूपीएससी चेयरमैन चार्ज है। ठीक, चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल होते हैं, कांट बी वोटेड ऑन इन लोकसभा। वोटेबल एक्सपेंडिचर ऑर्डिनरी होता है, रिक्वायर लोकसभा अप्रूवल। इंक्लूड प्रेसिडेंट, CGI, SC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, कैग एक्सेट्रा। इंक्लूड्स मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल एक्सपेंसेस। वोटेबल एक्सपेंडिचर में ऑर्डिनरी मतलब और कवर्ड इन आर्टिकल 112(3) पार्ट 3 में, और ये जनरल अप्रोप्रिएशन अंडर आर्टिकल 114। चार्ज एक्सपेंडिचर इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और वहीं वोटेबल एक्सपेंडिचर सोर्स एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड? कंसोलिडेटेड 266 है, कंटिजेंसी 267 है। 267 डील विथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू मीट अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। The fund is placed at the disposal of the president who can authorize
withdrawal before parliamentary approval, which must be regularized later under Article 115 or 116. Article 265 relate to no tax being levied or collected without law. आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी टैक्स ना लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है बिना लॉ के. आर्टिकल 266 pertains द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट. कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में बताता है आर्टिकल 267 specifically relates the contingency fund, emergency fund. 268 deals with union duty distributed among states. Union duties distributed among states. ठीक, तो यहाँ तक था. थैंक यू, बाय बाय. अब अगले पार्ट में मिलते हैं.